जी, मैं ये कह रहा था कि हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने लगे हैं और चैप्टर 3 पूरा हमारा हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर हम कहते हैं फिजिकल कंपोनेंट्स को, जो टेंजिबल पार्ट्स होते हैं, यानी ऐसे वो तमाम कंपोनेंट्स व्हिच वी कैन फिजिकली टच एंड फील, उनको हम हार्डवेयर कह रहे होते हैं जनरली। ठीक है, चाहे उनका नेचर या टाइप या पर्पस किसी भी नेचर या किसी भी टाइप या किसी भी पर्पस के लिए वो इस्तेमाल होने वाले डिवाइसेस या पेरिफेरल्स हो, बट इफ दे आर फिजिकल इन नेचर, इफ दे आर टेंजिबल, तो हम उनको हार्डवेयर की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर इस चैप्टर 3 में जिसमें हार्डवेयर है, जिसमें आगे जाके इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस और नेटवर्क हार्डवेयर 3.4 तक आता है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट होता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यानी ये चैप्टर इस सीक्वेंस में आगे बढ़ता है कि सबसे पहले 3.1 में आप पढ़ रहे होते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, फिर उसके बाद आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं, फिर मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ते हैं, और आखिर में आप नेटवर्क हार्डवेयर पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज और भी देखना जरा। ऐसे ही यही तरतीब है, यही मैं कंफर्म कर रहा था। अच्छा, अब 3.1 में कंप्यूटर आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सीपीयू एंड माइक्रो प्रोसेसर। हमें सबसे पहले बात करनी है सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। और इसके बारे में सबसे पहले बात जब हम शुरू करते हैं तो हमें ये पता है कि किसी भी कंप्यूटर, कंप्यूटर से मुराद यहाँ पे हम सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं करते, वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ पीसी और लैपटॉप और इवन टैबलेट पीसी, किसी भी फॉर्म में हो, तो हमें पता है कि कंप्यूटर सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो वो मिलकर बनता है। ठीक है, अच्छा, मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स अगर हम उसकी टाइप की बात करें कि किसी एक कंप्यूटर के साथ किस किस किस्म की हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, उसमें इनपुट डिवाइसेस भी होती हैं बहुत सारी। फॉर एग्जांपल माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ये इनपुट डिवाइसेस हो गई। ठीक है, फिर उसमें हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज भी होता है। प्राइमरी मेमोरी में आ जाता है रैम एंड रोम, सेकेंडरी स्टोरेज में एसएसडी, हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, और आपके सीडीज, डीवीडीज ये आ जाते हैं, और आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, स्पीकर्स वगैरह। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो मेन चीज़ है, या यूं कह लें कि जो कंप्यूटर का ब्रेन है, वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इस चैप्टर 3 के 3.1 वाले सेक्शन में हम इस पर्टिकुलर पोर्शन पे फोकस करेंगे। अच्छा, इनपुट डिवाइसेस की हमने एग्जांपल्स दी, आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स दी, वो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका। ठीक है, डेटा एंड कमांड्स आर इनपुटेड बाय द यूजर। अब ये ओवरऑल प्रोसेस बता रहे हैं कि वो कौन से 3 स्टेप्स हैं जिसके अंदर, जिन स्टेप्स को इन्वॉल्व करते हुए कोई भी एक प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर कंप्लीट होता है। वो साइकिल कौन सा है? वो साइकिल ये है कि व्हेनेवर द यूजर इज गिविंग इन कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस, तो वो उसका कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस देना टू द मशीन दैट इज नोन एज द इनपुट स्टेज। ठीक है, एंड व्हेन द कंप्यूटर डू सम वर्किंग, डू तो एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ यूजर, तो वो उसकी प्रोसेसिंग स्टेज यानी वर्किंग स्टेज कहलाती है। एंड आफ्टर द वर्किंग, आफ्टर द प्रोसेसिंग, व्हेन द रिजल्ट इज रेडी, तो जो रिजल्ट यूजर को डिस्प्ले कर दिया जाता है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो, वीडियो की फॉर्म में हो, इमेज की फॉर्म में हो, या ऑडियो की फॉर्म में स्पीकर के थ्रू आउटपुट किया जाए, तो वो आउटपुट कहलाता है। तो किसी न किसी आउटपुट डिवाइस के थ्रू बाहर हम आउटपुट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सी इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर। इनपुट करने के लिए हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज कर रहे होते हैं। किसी भी एक काम की एग्जांपल उन्होंने ले ली कि अ कीबोर्ड इज यूज्ड टू इनपुट अ नंबर, if the instruction is being executed is add, the input value is added to an existing value, और आउटपुट कैलकुलेशन के नतीजे के तौर पर निकल के आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर हम अगली बात करते हैं कि भाई हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर जो है, ये क्या चीज़ होती है। माइक्रो प्रोसेसर, अगर इसके नाम पे गौर करें अली, तो माइक्रो कहते हैं वेरी स्मॉल, कोई भी चीज़ जो बहुत छोटे साइज में हो उसको हम माइक्रो कह रहे होते हैं। और प्रोसेसर मींस कि एक ऐसी छोटी सी चिप, एक ऐसी छोटी सी डिवाइस जिसका काम ही प्रोसेसिंग करना है। प्रोसेसिंग करना मींस वर्किंग करना जिसका काम है। तो अ माइक्रो प्रोसेसर हम कह सकते हैं कि इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन अ स्मॉल चिप, यानी ये एक ऐसा सर्किट होता है जिसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, जिसको ऐड कर दिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है एक छोटी सी चिप के ऊपर। ठीक है, एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यानी इंटीग्रेटेड सर्किट एक बहुत छोटा सा सर्किट एक होता है जो कि ट्रांजिस्टर से, कैपेसिटर से, रेजिस्टर से और दूसरे दीगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बनता है। यानी अगर आप में से किसी को या किसी स्टूडेंट को
इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट हो और वो अगर माइक्रो प्रोसेसर को निकाल के देखे तो उसके सर्किट में उसको सिवाय इस किस्म के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के और कुछ भी नहीं मिलेगा, सिवाय ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से ही मिलकर बन रहा होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, जो इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब ये है कि जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है उसको डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि इट इज एबल टू परफॉर्म अरिथमेटिक एज वेल एज लॉजिकल ऑपरेशन। अरिथमेटिक का वर्ड अली जहां जहां पे यूज होता है, अरिथमेटिक का वर्ड सुनते हुए भी फौरन से माइंड में आ जाता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात हो रही है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह। ना सिर्फ हमारा सीपीयू इस काबिल होता है कि वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सके, बल्कि वो इस काबिल भी होता है कि वो लॉजिकल ऑपरेशंस भी, लॉजिकल डिसीजन मेकिंग भी कर सके। लॉजिकल डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे डिसीजंस लेने किसी ना किसी क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर, तो ये सब करना भी हमारे सीपीयू ही का काम है। अच्छा, सीपीयू जो है इसके अंदर जो है वो इनपुट और आउटपुट के इंटरफेसेस होते हैं। इंटरफेसेस मींस यानी इसमें ऐसे पॉइंट्स या जैक्स या ऐसी सॉकेट्स होती हैं जिसके थ्रू हम अपनी इनपुट और या आउटपुट डिवाइसेस को इसके साथ अटैच कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, चाहे वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अटैच करना हो या मेमोरी डिवाइसेस को इसमें अटैच करना हो। अच्छा, अगर हम इसके साथ जी सर माइक्रो प्रोसेसर सीपीयू ही कहलाता है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, तो माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके अंदर जो है वो उसका काम जहाँ पे प्रोसेस करना है डेटा को, वहीं उसके साथ साथ जो है वो बहुत सारी और डिवाइसेस में भी आजकल जो है वो माइक्रो प्रोसेसर जो है ना सिर्फ जनरल पर्पस कंप्यूटर में लगे होते हैं, बल्कि ऐसी किसी भी डिवाइस में जिसमें माइक्रो प्रोसेसर की चिप अगर ऐड कर दी जाए, और आप खुद अगर थोड़ा सा नोटिस और ऑब्जर्व करें अपनी सराउंडिंग्स में या हमारी पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में, अगर आप सोचें कि आज जितनी भी, आज से पहले बहुत सारी होम अप्लायंसेस जो थी, जैसे टीवी, पहले जस्ट टीवी हुआ करता था और वो सिर्फ एनालॉग चैनल्स ही दिखाया करता था, या तो एंटीना के थ्रू या केबल टीवी के थ्रू, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जब एक माइक्रो प्रोसेसर चिप को एम्बेड कर दिया गया, लगा दिया गया, तो अब क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर एक देखने में तो फिजिकली तो एक बहुत छोटी सी चिप है, लेकिन उसके अंदर अच्छी खासी प्रोग्रामिंग हो सकती है। तो अब वही आम टीवी जिसका साइज तो वही है, जो नॉन स्मार्ट, जिनको हम स्मार्ट टीवी कहते हैं, वो तो वो है जिनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लग गया, और माइक्रो प्रोसेसर के लग जाने से उसके अंदर यूट्यूब भी आ गया, उसके अंदर नेटफ्लिक्स भी आ गया, और उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आ गए। आप यूएसबी लगाकर यूएसबी की फाइल्स भी उस पर देख सकते हैं, आप अपने पीसी को या लैपटॉप को भी डिस्प्ले उधर दे सकते हैं। तो बहुत सारे फीचर्स जो ऐड हो गए किसी आम एलईडी एलसीडी टीवी में, जो नॉर्मल पहले एलईडी एलसीडी टीवी कहलाता था, तो माइक्रो प्रोसेसर एम्बेड होने की वजह से वो स्मार्ट टीवी बन गया। इसी तरह बहुत एक लंबी लिस्ट है डिवाइसेस की जो अब स्मार्ट होती जा रही है। अब उनके स्मार्ट होने की रीजन क्या है, या कब हम उनको स्मार्ट कहने लगते हैं, जब उनके अंदर नॉर्मल जो उनका बेसिक कोर काम है उसके अलावा वो और बहुत सारे एडिशनल फीचर्स या इनहेंस फीचर्स उसमें शामिल हो जाएं, तो हम ये कहते हैं कि अब ये सिर्फ टीवी नहीं रहा, ये स्मार्ट टीवी बन गया। अब ये सिर्फ रेफ्रिजरेटर नहीं रहा, ये स्मार्ट रेफ्रिजरेटर बन गया। तो इसी तरह से बहुत सारी डिवाइसेस में जो बहुत आज से चंद साल पहले या बहुत साल पहले तक सिर्फ चंद एक लिमिटेड काम करके देना ही उनका मकसद समझा जाता था, लेकिन अब उसमें जो न्यूमरस फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं, ऐड ऑन हो गए आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो वो बिकॉज ऑफ द एम्बेडिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इनसाइड दैट, क्योंकि उसमें आके वो छोटी सी चिप लग गई और उस चिप ने उसमें एडिशनल कई बहुत सारे फीचर्स जो है वो ऐड ऑन करके उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ा दी, और अब वो डिवाइस जो है वो स्मार्ट कहलाने लग गई। यही काम समझ लें स्मार्ट वॉचेस जो है उनमें भी यही हुआ। ठीक है, कि वो पहले ये वॉचेस बस डिजिटल वॉचेस तक गई थी, लेकिन फिर उसके बाद वो स्मार्ट वॉचेस कब बन गई, जब उनके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर लग गया। अब उन पे आप ब्लूटूथ के थ्रू कॉल रिसीव भी करें, कॉल्स कनेक्ट भी करें, उसमें कैलकुलेटर्स भी आ गए, उसमें फाइल एक्सप्लोरर भी आ गए, और उसमें पता नहीं क्या क्या आ गया। ठीक है, उसमें हेल्थ सेंसर्स भी लग गए, बहुत कुछ हो गया उसमें। ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने फिर पूछा छोटा सा एक सवाल कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इट प्रोसेसेस डेटा, इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस, इट इज वेयर द डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली। उन्होंने कहा बी और सी, क्योंकि बी भी सही है बात कि ये प्रोसेस करता है डेटा को, यानी किसी भी तरह की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी प्रोसेसिंग जो है वो अब अच्छे से अच्छा इनपुट डिवाइस लगा ले, अच्छे से अच्छे आउटपुट डिवाइसेस लगा ले, मॉनिटर अच्छा सा ले ले, लेकिन जब तक आपके कंप्यूटर में सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर नहीं होगा
डेटा की प्रोसेसिंग, उसकी वर्किंग उसकी नहीं हो सकती। और इसी तरह इंस्ट्रक्शंस तो बहुत अच्छे से उसके अंदर प्रोग्राम कर दी, लेकिन वो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कब होंगी, यानी चलेंगी कब, प्रैक्टिकली इन एक्शन कब आएंगी, जब प्रोसेसर लगा हुआ होगा। प्रोसेसर एक बीच में से निकल जाए तो बाकी सारे हार्डवेयर डिवाइसेस, चाहे वो मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस थे, चाहे वो इनपुट डिवाइसेस थे, चाहे वो आउटपुट डिवाइसेस थे, सब यूजलेस हो जाते हैं, क्योंकि बीच में से एक मेन चीज निकल गई जो कि ओवरऑल उनको एग्जीक्यूट करवाती है उन इंस्ट्रक्शंस को। ठीक है, तो उन्होंने क्या लिखा साथ नोट के, द माइक्रो प्रोसेसर इज सम टाइम डिस्क्राइब्ड एज अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम बट दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल एग्जाम आंसर। उन्होंने ये कहा कि यस, हम समझने के लिए तो ये बात समझ सकते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या उसकी इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस को जानने के लिए, कि हम कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर के ब्रेन की जैसी अहमियत रखता है, लेकिन एग्जाम आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम में जो मार्किंग पॉइंट्स होते हैं जिसमें हमें कोई टेक्निकल बात लिखनी होती है, तो उस एंगल से हम इसको एक्सेप्टेबल, इस पॉइंट को नहीं मान सकते। उस एंगल से हम टेक्निकल बात यही एक्सेप्टेबल मानेंगे कि इट प्रोसेसेस डाटा एंड इट एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, द पर्पस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज टू प्रोसेस डेटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस, ये बात उन्होंने यहाँ पे कर दी। अच्छा, फिर आ जाए पेज नंबर 4 पर, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ये क्या चीज है भाई? अच्छा, आपने अली ये चैप्टर मेरे साथ या कहीं पे भी पहले तो कभी नहीं पढ़ा ना, फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं ना? सर थोड़ा सा बेसिक्स पढ़े हैं, थोड़े यानी से। खुद से आपने रीडिंग वगैरह की है इसकी? जी, सही है। थोड़ी सी। अच्छा, हाँ, अच्छा ऐसा है कि स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट, यानी जो अर्ली टाइम के जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे, वो यूँ समझ लें कि उनकी मिसाल बिल्कुल कैलकुलेट बेसिक कैलकुलेटर्स की तरह हुआ करती थी, कि उसमें जो कुछ आपने करना है, सिंस दे आर स्विच ऑन, जब आप काम करें, एंड वंस यू विल बी स्विचिंग देम ऑफ, जब आप उनको बंद कर देंगे, तो उनके अंदर कोई भी लास्ट प्रोग्रेस, कोई भी लास्ट काम, कोई भी प्रोसेसिंग जो भी हुई वो स्टोर नहीं रहेगी। यानी व्हेन द नेक्स्ट टाइम यू विल स्विच इट ऑन, तो वो बिल्कुल ही एक नया कंप्लीट फ्रेश सेशन वो स्टार्ट करेगा। तो पहले के कंप्यूटर्स भी इसी तरह थे। ठीक है, तो ये जो जॉन वॉन न्यूमैन ने जो एक डेवलप किया कॉन्सेप्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का, ये 1940s में जाकर आया। ठीक है, और इसकी बेसिस के ऊपर जो है आज जितने भी हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, उसमें लैपटॉप्स यूज करते हैं, उनके अंदर चाहे रैम और रोम की शक्ल में प्राइमरी मेमोरी हो, सेकेंडरी स्टोरेज की फॉर्म में एसएसडी या हार्ड डिस्क लगी हुई हो, या साथ सीडी या डीवीडी हो, तो ये सब आगे जाकर उसकी जो बेस थी, जो आगे जाकर ये सब फॉर्म्स हमने देखी दुनिया ने और आज तक यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो बेस स्टार्ट हुई वो इस कॉन्सेप्ट से हुई, जो 1940s में वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर ये कहलाता है। जो ये कॉन्सेप्ट आया कि डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो स्टोर रहेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है कि डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द सेम मेमोरी एज बाइनरी, यानी वो डेटा यूजर का जो उसने किसी एक सेशन में यूज किया, या वो इंस्ट्रक्शन जो किसी एक सेशन में उसने दे दी, सो वंस द सेशन विल गेट ओवर, तो वो उसके अंदर स्टोर रहेंगी। वो कैलकुलेटर की तरह ऑफ करने पे वो सारा डेटा क्लीन या डिलीट या वाइप ऑफ नहीं हो जाएगा। अच्छा, अनदर फीचर ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट fetches instructions from memory and executes them one at a time serially। एक कॉन्सेप्ट इसमें और जो पेश किया गया वो ये कि सीपीयू का ये काम है कि वो इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी से उठा के लेकर आता है और एक एक करके सीरियल वे में उनके ऊपर काम करता है, उनको एग्जीक्यूट करता है। आगे हम डायग्राम की फॉर्म में भी ये देखेंगे। द सीपीयू देन स्टोर्स द रिजल्ट्स बैक इनटू द मेमोरी, यानी एक काम, एक प्रोसेस जो सीपीयू उठा के लाया मेमोरी से और उसको एग्जीक्यूट करवाया, उसमें जो कुछ करना था वो किया और उसके बाद उसको मेमोरी में स्टोर कर देता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो दिखाया जा रहा है कि ये मेन कंपोनेंट्स हैं किसी भी सीपीयू के। इसमें एक हमारा जो सबसे मेन जो कंपोनेंट कहलाता है वो कहलाता है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, जिसका काम ओवरऑल, इसका रोल जो है वो ओवरऑल कंट्रोलिंग है, ओवरऑल मैनेजमेंट है, जो कि एक मैनेजर की तरह से बिहेव करता है। जैसे किसी एक रेस्टोरेंट में मैनेजर है, किसी एक बैंक की ब्रांच में ब्रांच मैनेजर होता है, या किसी एक स्कूल के अंदर कोऑर्डिनेटर या एसएम या एचएम होती है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर, जो ओवरऑल सारे डिपार्टमेंट्स को लुक आफ्टर कर रहे होते हैं। तो यही रोल है कंट्रोल यूनिट नाम के कंपोनेंट का। और फिर इसके साथ साथ एक कंपोनेंट है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसका काम है, इसके नाम में दो आ रहे हैं वर्ड्स, एक अरिथमेटिक मींस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी करना, इस वाले पोर्शन का काम है सीपीयू के। और लॉजिकल यूनिट इसके नाम के अंदर आ रहा है, इट मींस के जो लॉजिकल डिसीजन मेकिंग है
वो भी इसी का काम है कि वो भी यही करके देगा, यानी जो भी लॉजिकल डिसीजंस लिए जाते हैं कि कौन सी चीज बड़ी है या छोटी है, या कंपैरिजंस किए जा रहे हैं, या लॉजिक गेट्स अप्लाई हो रहे हैं, बोथ वाला सिनेरियो कहीं लग रहा है, कहीं पे इधर वाला लग रहा है, तो ये सारा कुछ भी ALU के अंदर जो है वो दिखाया जाता है, किया जाता है। अच्छा, एक डायग्राम में और देख रहा था, अगर मैं वो मुझे मिलती है तो मैं आपको वो दिखाऊं। जी, मैं बात कर रहा हूँ अभी इस डायग्राम की जो मैं आपको अब दिखाऊंगा, क्योंकि अभी जो आप डायग्राम देख रहे थे उस डायग्राम के अंदर आपको एक चीज मिसिंग थी जो मुझे आपको दिखाना मैं चाह रहा था, वो यहाँ पे नहीं थी, ये वाली। इसमें जरा देखिएगा आप, मैं बात कर रहा हूँ इस डायग्राम की, ठीक है। इसमें आपके पास मेमोरी यूनिट दिखाया हुआ है, ठीक है, और कंट्रोल यूनिट दिखाया हुआ है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये मेमोरी यूनिट वहां पर नहीं उस डायग्राम में था, इस वजह से मुझे इस डायग्राम पे आना पड़ा। तो तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं किसी भी सीपीयू के, तीन मेजर पार्ट्स हैं। कंट्रोल यूनिट जो कि ओवरऑल मैनेज करता है चीज़ों को, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मैथमेटिकल काम और लॉजिकल डिसीजन मेकिंग के लिए बना है, और मेमोरी यूनिट जो है वो ओवरऑल मेमोरी मैनेजमेंट का काम कर रहा होता है। अच्छा, इससे आगे अगर हम चलें तो इनका इंडिविजुअल हम अलग अलग काम भी देख लेते हैं कि इनकी अलग अलग काम की डिस्क्रिप्शन हम किस तरह से देख सकते हैं। इधर आ जाते हैं अब हम वापस। जी, द मेन पर्पस ऑफ द सीपीयू इज टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसेस डेटा। जैसे अभी हमने एक एमसीक्यू देखा था जिसमें यही बात थी कि मेन पर्पस, इसकी मेन जॉब क्या है सीपीयू की, कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना और डेटा की प्रोसेसिंग करना। फिर सीपीयू की जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनके नाम आ गए, जिसमें कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ डेटा को अराउंड द सीपीयू। कंट्रोल यूनिट आल्सो सेंड्स कंट्रोलिंग सिग्नल्स टू द डिफरेंट कंपोनेंट्स, इंस्ट्रक्टिंग देम व्हाट टू डू, एग्जांपल रीड, राइट, ऐड, सब्ट्रैक्ट वगैरह। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, कंप्यूटिंग के सेंस में जब कभी भी अली रीड का वर्ड आए तो इट मींस के टू एक्सेस ऑलरेडी सेव्ड इंफॉर्मेशन, ये कहलाता है रीड ऑपरेशन। और राइट मींस टू सेव डेटा, टू फीड द डेटा, कुछ भी सेव करना इज द राइट ऑपरेशन, एंड ऑलरेडी सेव्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना वो रीडिंग कहलाता है। कंट्रोल यूनिट जो है वो कंट्रोल यूनिट डी कोड करता है, डी कोड कर रहा होता है इंस्ट्रक्शंस को। अभी हम आगे देखेंगे फेच, डी कोड, एग्जीक्यूट साइकिल में किस तरह से डी कोड करता है। कंट्रोल यूनिट का फर्दर काम बताया कि टाइमिंग्स ऑफ ऑपरेशंस यानी क्लॉक स्पीड कंप्यूटर की, वो भी ये मैनेज कर रहा होता है कि किस कितने सेकंड में कितने किस ड्यूरेशन में और कब कब कितनी कितनी इंस्ट्रक्शंस को लेना है और एक वक्त में हैंडल करना है। वेयर एज ALU का काम बताया कि ये कैलकुलेशन रिलेटेड काम भी कर रहा होता है, और ये लॉजिकल डिसीजन मेकिंग यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह के अलावा ये लॉजिकल डिसीजन मेकिंग भी कर रहा होता है। ALU कैरीज आउट, वही लिखा हुआ है आगे कि लॉजिकल ऑपरेशंस सच एज कंपेयर वगैरह भी करता है। द ALU हैज अ बिल्ट इन रजिस्टर। अब वो रजिस्टर्स की बात आगे करेंगे हम, अभी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, रजिस्टर्स आगे आए। जी, the CPU contains a number of registers which are small memory locations within the CPU। यानी CPU के अंदर हर कंपोनेंट से रिलेटेड कुछ रजिस्टर्स हैं जो कि स्मॉल मेमोरी एरिया है। बेसिकली रजिस्टर, हर रजिस्टर अपने अंदर एक स्मॉल मेमोरी एरिया है जो कि अपने अंदर टेम्परेरी बेसिस के ऊपर डेटा को स्टोर करते हैं, जो कि एग्जीक्यूशन के टाइम पर चाहिए होता है किसी भी इंस्ट्रक्शन के। यानी यूँ समझ लें कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक स्कूल में या एक बैंक में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, किसी ऑफिस में तो हर एक डिपार्टमेंट ने अपने पास अपना डेटा या फाइल्स को स्टोर रखने के लिए एक छोटा सा स्टोर रूम बनाया हुआ है, जहाँ पर कुछ फाइलें या कुछ डेटा वो अपनी डिपार्टमेंट रिलेटेड मैटर्स का स्टफ या फाइल्स वगैरह स्टोर कर लेते हैं। यही सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस है हमारे रजिस्टर्स की भी। अच्छा, स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले इन एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। अब वो क्या क्या है जरा देखिएगा। एक रजिस्टर का नाम है लीड प्रोग्राम काउंटर।
ये क्या करता है, इसकी डेफिनेशन या इसका रोल क्या है कि इट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी। यानी इतना अभी तक आपको मैंने सिर्फ बताया, या इतना अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा कि सीपीयू का काम है कि एक एक इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से फेच करके लेकर आना और उसकी एग्जीक्यूशन करना, उसको उसको अप्लाई कराना, उसको चलाना, और उसके बाद उसको मेमोरी में ले जाकर स्टोर करवा देना। तो जो एड्रेस, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लाई जाती है मेमोरी से उठा के, उसको टेक्निकली हम कहते हैं टू फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। तो उस इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को प्रोग्राम काउंटर अपने अंदर स्टोर करता है। ठीक है, यानी यूं समझ लें कि क्लास में टीचर ने अपनी हेल्प के लिए अलग अलग बच्चों को अलग अलग रोल्स असाइन कर दिए, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। ठीक है, अब टीचर ने एक बच्चे को कहा कि मैं अभी जो कॉपी चेक कर रहा हूँ, इसके बाद जिस बच्चे की मुझे कॉपी चेक करनी है वो कॉपी जरा अली आप लेके रख लो। तो अली एक प्रोग्राम काउंटर की तरह है जिसने नेक्स्ट जिस बच्चे की कॉपी चेक होनी है उसकी लोकेशन कि वो कहाँ पे मौजूद है मेमोरी में, उसका एड्रेस जो है अपने पास लिख लिया कि ओके फर्स्ट रो का जो सेकंड लास्ट बच्चा है अब उसकी कॉपी इसके बाद चेक करेंगे सर। उसकी चेक हो गई। तो मीनवाइल जब फर्स्ट रो के सेकंड लास्ट बच्चे की कॉपी चेक हो रही थी तो प्रोग्राम काउंटर ने उसके बाद जिसका नंबर था उसका एड्रेस अपने पास नोट करके रखा हुआ था कि इसके बाद फर्स्ट रो में जो सेकंड लास्ट वाले की चेक हो गई, अब फर्स्ट रो में लास्ट वाले की इसके बाद चेक होनी है। तो प्रोग्राम काउंटर यही रोल प्ले कर रहा होता है। फिर दो रजिस्टर्स हैं अली जिनके नामों में मेमोरी आ रहा है, जो मेमोरी यूनिट को सपोर्ट करते हैं या उससे एसोसिएटेड है। याद रहे कि पीछे हमने तीन मेजर कंपोनेंट्स पढ़े हैं सीपीयू के, कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं, और तीसरा मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट से एसोसिएटेड दो रजिस्टर्स जिनके नामों में भी मेमोरी आ रहा है, एक है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और एक है मेमोरी डेटा रजिस्टर। इनका काम क्या है? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है ये जहां से इंस्ट्रक्शंस लेकर आनी है, ठीक है, उनका एड्रेस भी इसके अंदर स्टोर होगा, और जहां पर इंस्ट्रक्शंस पे काम हो गया, एग्जीक्यूशन हो गई, उसके बाद उनको ले जाकर सेव करना है यानी राइट करना है मेमोरी में, उनका डेटा भी इसके अंदर स्टोर होगा। स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन और डेटा टू बी फेच फ्रॉम और रिटर्न टू द मेमोरी। ये बात याद रखिएगा अली कि डेटा जो है उसमें दो चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। एक तो उसकी लोकेशन यानी उसका एड्रेस, चाहे कहीं से कुछ सेव्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस कराना है तो भी एड्रेस बहुत मैटर करता है। यानी आपको ये कहा जाए कि आपने दोस्त के घर से अपने एक फाइल लेकर आनी है, एक यूएसबी लेकर आनी है, तो आपको सबसे जरूरी बात ये कि आपको वो लोकेशन प्रोवाइड की जाए कि किस फला रिश्तेदार या दोस्त के घर से, ठीक है आप कहोगे कि मैं फला चीज तो ले आऊंगा लेकिन मुझे लोकेशन उसका एड्रेस तो बताओ जहां से मैं लेके आऊं। तो बिल्कुल इसी तरह से जब कुछ सेव की हुई चीज को एक्सेस करना हो, फेच करना हो, लेकर आना हो, तो भी एड्रेस की बहुत सिग्निफिकेंस है। और इसी तरह कुछ किसी जगह पर लोकेशन पर सेव करवाना हो यानी कोई चीज छोड़कर आनी हो तो भी एड्रेस चाहिए। जैसे कहा जाए आपको कि आप पेरेंट्स ने कहा कि इस फला रिश्तेदार को छोड़कर आना है, फला मोहल्लेदार को छोड़कर आना है, लेकिन वही कहाँ छोड़कर आना है उसकी लोकेशन तो पता हो। तो लोकेशन यानी एड्रेस जो है मेमोरी का, चाहे वो राइटिंग वाला या फेचिंग वाला काम हो, फेचिंग वाला या रीडिंग वाला काम हो, कि कुछ लेकर आना है, फेच करना है, डेटा ऑलरेडी सेव तो हुआ है लेकिन फेच करना है, लेकर आना है, यानी रीड करवाना है, एक्सेस करना है, तो भी एड्रेस की बड़ी सिग्निफिकेंस है कि कहाँ से लेकर आना है। और दूसरा सिनेरियो है कि कुछ सेव करवाना है, कुछ फीड करवाना है, तो कहाँ ले जाकर फीड करवाना है। मेमोरी में तो बहुत सारी जगह है, तो उस सेंस में भी एड्रेसेस की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये सारे एड्रेसेस चाहे कहीं से कुछ लेकर आना हो सेव्ड इंफॉर्मेशन को या कहीं ले जाकर सेव करवानी हो इंस्ट्रक्शन, दोनों सूरतों में ये MAR का काम है जो एड्रेसेस का डेटा अपने पास स्टोर करता है। अच्छा, फिर कहीं पे भी कुछ कहीं से कुछ मेमोरी से उठा के लाना हो या कहीं कुछ छोड़ के आना हो, एड्रेसेस अगर पता है तो दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंस रखती है, जो मैटर करती है, वो डेटा इटसेल्फ होता है। ठीक है, यानी यूं समझ लें जो रियल लाइफ एग्जांपल दी, किसी को लेकर आना था तो उसमें एड्रेस तो इंपॉर्टेंट था, उसकी हमने बात कर ली, लेकिन एड्रेस पे ही आपने सारा फोकस कर लिया, आप वहां पहुंच भी गए, लेकिन जो दूसरा कोर काम था जिस बंदे को उठा के लाना था उसको आप नहीं लेकर आए। इसी तरह कुछ छोड़ के आना था तो जिस जगह पर छोड़कर आना था वो तो आपने अच्छी तरह से समझ ली, लोकेशन और एड्रेस, वहां पहुंच भी गए, लेकिन वहां जो सेव करके छोड़ के आना था वो छोड़कर नहीं आए। तो इसी तरह डेटा के सेंस में बात की जाए अली, तो एड्रेसेस
मैटर करते हैं, उस पर हमने बहुत बात कर ली, लेकिन वो डेटा इटसेल्फ यानी उसका कंटेंट भी बहुत मैटर करता है। तो एक अलग सेपरेट रजिस्टर है जो अपने अंदर जो है वो डेटा को स्टोर करता है, कंटेंट को स्टोर करता है, जिसका नाम है मेमोरी डेटा रजिस्टर। ठीक है, इसका एक और नाम भी होता है, MBR भी इसको बोलते हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर भी इसका नाम इसको कहा जा रहा होता है। स्टोर्स द डेटा, क्या लिखा हुआ है, दैट हैज बीन फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी और बीइंग रिटर्न टू द मेमोरी। चाहे डेटा कोई किसी सेव्ड डेटा को लाया गया है, फेच करवाया गया है, यानी रीड ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ है, तो भी डेटा MDR में स्टोर होगा, या कुछ ले जाकर अभी सेव करना है यानी राइट करवाना है, राइट ऑपरेशन अप्लाई होना है, तो भी जो है वो MDR में वो डेटा स्टोर होगा, जो कि ले जाकर राइट ऑपरेशन करवाना है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद डेटा फ्रॉम MDR इज सेंड टू ALU टू बी एग्जीक्यूटेड, उसके बाद वो ALU को भेज दिया जाता है। CIR फिर क्या है, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये स्टोर करता है इंस्ट्रक्शंस को, इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन द CPU इज करंटली डिकोडिंग और एग्जीक्यूटिंग। इसके नाम से ही ऑब्वियस हो रहा है कि इसका नाम करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, यानी इसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन सेव होती है जो कि करंटली इन प्रोसेस हो या जिसपे वर्किंग की जा रही है। यूँ समझ लें कि टीचर ने कहा कि मैं एक एक करके बच्चों की कॉपी लूंगा चेकिंग के लिए, और अपनी टेबल पे एक बड़ी बास्केट रख के बैठ गए, कहा कि जो कॉपी मैं जिस पे करंटली काम कर रहा हूँ, जिस कॉपी को चेक कर रहा हूँ, उसको मैं लेके अपनी टेबल पे इस बास्केट में रख लूंगा। इसका मतलब ये होगा कि इस बास्केट में जो कॉपी मौजूद है वो इस वक्त करंटली उसका चेकिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसी तरह का एक रजिस्टर है जिसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन सेव होती है जिसपे CPU करंटली जिसको डी कोड या एग्जीक्यूट कर रहा होता है। ठीक है, डी कोडिंग का काम क्या होता है, डी कोडिंग का वैसे जनरल मीनिंग बता रहा हूँ, आगे इसकी डिटेल भी आएगी। डी कोडिंग मीन्स किसी चीज को जो कोडेड फॉर्म में हो उसको इंटरप्रेट करना, उसको डी कोड करना, यानी उसको कोडेड फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में ले आना जो अंडरस्टैंडेबल, और एग्जीक्यूट करना तो किसी चीज को अप्लाई करने को कहते हैं। अच्छा, एक्यूमुलेटर वो रजिस्टर है अली जो कि ALU जो हमने पीछे नाम पढ़ा था उसके साथ एसोसिएटेड है, और ALU जो है वो ALU को कैलकुलेशन रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो जिस रजिस्टर में सेव करता है उसका नाम है एक्यूमुलेटर। अच्छा, अब मैं आपको दोबारा एक डायग्राम दिखाऊंगा और फिर बात हम आगे करते हैं जरा। ये तो हमने थ्योरेटिकली पढ़ ली बस इसकी बात, अब जरा मैं आपसे एक डायग्राम की भी जरा बात करता चलूं। अब जरा अली ये वाली डायग्राम आपको देखिएगा, जो जो आपने जिन हमने रजिस्टर्स की बात की, हमने जिन रजिस्टर्स के बारे में थ्योरेटिकली अभी उनकी डेफिनेशंस को सुना, पढ़ा, एक्सप्लेनेशन हुई। अब ये रजिस्टर्स, कौन सा रजिस्टर CPU के किस किस मेन कंपोनेंट के साथ एसोसिएटेड है और अपना काम कर रहा होता है, वो जरा मैं अब आपको दिखा दूं। जी, इस डायग्राम में देखिएगा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की ये सिंपल सी रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें हमारे पास जरा देखते रहिएगा, जो भी ऑरेंज बॉक्सेस हैं वो उसमें रजिस्टर्स को शो किया गया है। ठीक है, अब एरोस की डायरेक्शन देख से पता ये चलेगा कि कहाँ से कहाँ डेटा का आना जाना, किस कौन सा रजिस्टर किस किस कंपोनेंट के साथ मिलकर काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने अभी बात की, अगर रैंडम हम शुरू करें, CIR की बात कर लें, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, तो हमने कहा कि ये वो रजिस्टर है जिसके अंदर करंटली जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्किंग चल रही हो, ये रजिस्टर अपने अंदर वो इंस्ट्रक्शन को सेव कर रहा होता है। ठीक है, तो इससे हमारे पास एरो जाता हुआ नजर आ रहा है कंट्रोल यूनिट में भी। एक मिनट जरा रुकिएगा बेटा।
जी अली, तो इस डायग्राम को अगर हम देखें तो CIR से इंस्ट्रक्शन जा रही है किसको, कंट्रोल यूनिट को, और एक एरो अगर हमें MDR से इसमें आता हुआ नजर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर एक इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, अब वो इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ, उसका जो डेटा है, उसका जो कंटेंट है, वो करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में कॉपी हो रहा है और वहां से कंट्रोल यूनिट के पास जा रहा है ताकि उस पर वर्किंग हो सके। ठीक है, अक्यूमुलेटर अगर हमने एक रजिस्टर पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि ये एसोसिएटेड होता है किसके साथ, ALU के साथ। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन रिलेटेड जितना भी डेटा है उसको सेव करने में अपने अंदर हेल्प करता है एक्यूमुलेटर। इसके अंदर भी देख लें, MDR से भी डेटा इसमें आएगा और फिर वो ALU के साथ उसका टू साइडेड एरो बने में, यानी डेटा आ भी रहा होता है और जा भी रहा होता है। ठीक है, फिर कंट्रोल, ये तो उसके ग्रीन वाले जो है ये तो मेन कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। फिर कंट्रोल यूनिट से एसोसिएटेड डायरेक्टली हमें नजर आ रहा है प्रोग्राम काउंटर। क्यों, क्योंकि हमने ये कहा था कि नेक्स्ट इन लाइन जो होता है उसका एड्रेस जो है वो नोट करके रखता है, वो जा रहा होता है, वो कॉपी हो रहा होता है प्रोग्राम काउंटर में। ठीक है, MAR हमने कहा कि ये वो रजिस्टर है जो एसोसिएटेड है किस चीज के साथ, कि जो भी इंस्ट्रक्शन ले जाकर सेव करवानी है तो किस एड्रेस पे, या कहीं से सेव्ड इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन लेकर आनी है तो वो किस एड्रेस से। तो ये एड्रेसेस, एड्रेस बस के अंदर, एड्रेस बस कह रहा हूँ, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर जो है वो एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो आपको डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये क्या चीज है, इस पे भी बात कर लेते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चंस शुरू करने की पोजीशन में आ जाएंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए रोकूं और वो यूं बताऊं आपसे कि जैसे आम रियल लाइफ में बसेस का रोल ये होता है, आम बसेस की, जो हम ट्रांसपोर्ट वाली बसेस की बात कर रहा हूँ, कि उनका काम ये होता है कि टू ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यही काम होता है कि मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ करके आना। इसी तरह इन बसेस का काम भी ये है। ये बसेस क्या होती हैं, दीज आर स्मॉल वायर्स, जो कि ये जो सारे इंटरनल कंपोनेंट्स हमने पढ़े, चाहे वो मेजर कंपोनेंट्स थे हमारे CPU के या रजिस्टर्स थे, उनसे उनके बीच में जो डेटा के सिग्नल्स का आना जाना होता है उसके रिलेटेड, उसके लिए जो ये वायर्स होती हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन का नाम काम करती है, इसलिए इनको बसेस कहा जाता है। अब इनकी नेचर और ये क्या अपने अंदर किस चीज के सिग्नल्स को लेके कैरी करती हैं, उस लिहाज से ही इनके नाम बन गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलग अलग अब जरा इनको देख लेते हैं, जैसे कि कहाँ गया कहाँ गया। जी, अब मैं आपको दूसरी उस पे ले जाऊं जरा, जहाँ पे कुछ बेहतर डेफिनेशन लिखी हुई है बसेस की। G. Buses. Components within the CPU and wider computer systems are connected by buses. These are wires down which electronic signals and data travel. The different buses are collectively called the system bus. ठीक है, the system bus is made up of three different buses: data bus, control bus and address bus. अब जैसा जैसा इनके नामों से ऑब्वियस है इनके काम है। The data bus transmits data from the CPU to memory और इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स। इट इज बाय डायरेक्शनल। कुछ इसमें से बसेस आपको बाय डायरेक्शनल मिलेंगी। बाय डायरेक्शनल मींस जिसमें जिनमें से डेटा दोनों डायरेक्शन में आ और जा रहा होता है। ठीक है, टू वे यानी के, और कुछ वन वे भी, यूनी डायरेक्शनल भी मिलेंगे। तो डेटा बस अपने अंदर डेटा रिलेटेड सिग्नल्स को कैरी कैरी करता है, जो जो कि CPU से मेमोरी या इनपुट डिवाइस, देखें CPU मेन प्रोसेसिंग जहां पर होनी है वहां डेटा आएगा भी मेमोरी यूनिट से, जब मेमोरी से उठा के ही इंस्ट्रक्शन लाई जाएगी CPU के अंदर। ठीक है, ताकि उसके ऊपर प्रोसेसिंग हो जाए, और जब प्रोसेसिंग हो जाएगी तो इंस्ट्रक्शन को वापस भी किधर छोड़ के आना होगा, यानी मेमोरी से CPU आना, उसकी भी बिल्कुल जरूरत पड़ेगी कि डेटा के सिग्नल्स आए मेमोरी से टुवर्ड्स द CPU, प्रोसेसिंग के लिए आ रहे हैं। और जब प्रोसेसिंग हो जाए CPU के अंदर तो CPU से वापस जाने का भी उनको रास्ता चाहिए, या उनको सिग्नल्स ने वापस भी जाना है मेमोरी यूनिट पे, ताकि जो भी प्रोसेस्ड इंस्ट्रक्शन है वो जाके मेमोरी में वापस सेव हो जाए। ठीक है, और बाज दफा क्या हमेशा ही इंस्ट्रक्शंस आएंगी इनपुट डिवाइसेस से, तो उनके भी सिग्नल्स को, डेटा के सिग्नल्स को ट्रांसफर होना है। यानी इनपुट डिवाइसेस से अगर सिग्नल शुरू हुआ तो वो मेमोरी डिवाइसेस में पहुंचा,
और वहां से सीपीयू के पास गया, और ये सफर वापसी का भी है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि डेटा बस जो है ये बाई डायरेक्शनल है, यानी इसमें डेटा दोनों डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है। अभी मैं डायग्राम जब आपको दोबारा दिखाऊंगा तो जहां जहां कहीं पे डेटा बस शो होगी वहां पे टू साइडेड एरो बना हुआ होगा, ये शो करने के लिए कि ये बाई डायरेक्शनल है। अच्छा, एड्रेस बस की बात करें तो ये ट्रांसफर करता है एड्रेसेस को फ्रॉम द सीपीयू टू मेमोरी। ठीक है, इट इज यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन जो है वो सीपीयू से मेमोरी में जानी होती है। वन डायरेक्शन इसकी एक डायरेक्शन में जाएगा, इसलिए इसको यूनी डायरेक्शन कहा, विच मीन एड्रेसेस ओनली गो फ्रॉम द सीपीयू टू मेमोरी जा सकते हैं। कंट्रोल बस जो है ये अपने अंदर कंट्रोलिंग सिग्नल्स लेके जाता है कि कोई भी किसी फॉर एग्जांपल एक स्कूल के अंदर एक सपोर्ट स्टाफ को अगर रखा हुआ है जो असिस्टेंट है किसी कोऑर्डिनेटर या एसएम का, जैसे हमारे स्कूल में दानिश भाई हैं या गफरान भाई हैं, तो वो कोऑर्डिनेटर के या एसएम के कंट्रोलिंग इंस्ट्रक्शंस जो है वो ले जाके टीचर्स को देते हैं। तो टीचर समझ जाते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली मिल रही है गफरान भाई के मुंह से या दानिश भाई के मुंह से, लेकिन इसको ये आई है किसके थ्रू, आई इनके थ्रू है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस को देने वाला या भेजने वाला कोऑर्डिनेटर या एसएम है। ठीक है, तो यही काम कंट्रोल बस कर रही होती है कि अपने अंदर कंट्रोलिंग सिग्नल्स को ये लेके जा रही होती है, और ये भी बाय डायरेक्शनल ही है। अच्छा, इससे अगर हम आगे चलें तो यहाँ पे भी खैर दिखाया हुआ है डायरेक्शन वाली चीज। जी सर। जी बेटा, सर आपने पूछा ना। नहीं पूछा तो कुछ नहीं मैंने। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इस डायग्राम में देखिएगा कि यहाँ पर डिफरेंट बसेस को डिफरेंट कलर से शो किया हुआ है। कंट्रोल बस के साथ आपको टू साइडेड एरोज नजर आएंगे, क्योंकि जो जो बसेस बाई डायरेक्शनल होती हैं वहाँ पे टू साइडेड एरो नजर आएंगे, जैसे कंट्रोल बस और डेटा बस के साथ। और एड्रेस बस को यूनी डायरेक्शनल कहा तो उसमें आपको वन साइडेड एरो ही नजर आ रहा होगा। अच्छा, अब हम जरा चलते हैं और हम इस टॉपिक को करते हैं, बल्कि मैं साथ साथ कुछ पास पेपर क्वेश्चंस भी निकाल लूँ जो हम यहाँ तक कर सकते हैं। एक मिनट दीजिएगा जरा मुझे। चलें अली, अब साथ साथ जितना जितना हमने पढ़ा उनके क्वेश्चंस भी, पास पेपर क्वेश्चंस भी साथ साथ ही देख लेते हैं।
अब आप मुझे खुद बताइए जितना आपको समझ आया, हमने अब तक की बात की कि दो बसेस हमारी बाई डायरेक्शनल है, जिसमें हमारा कंट्रोल बस और डेटा बस, और एड्रेस बस हमारी यूनी डायरेक्शनल होती है। फर्दर भी आप डिस्क्रिप्शन पढ़े, जैसे पहले लिखा हुआ है दिस बस कैरीज सिग्नल्स यूज्ड टू कोऑर्डिनेट द कंप्यूटर्स एक्टिविटीज। ठीक है, ये किसका लग रहा है आपको? फिर सेकंड में लिखा हुआ है दिस बाई डायरेक्शनल बस इज यूज्ड टू एक्सचेंज डेटा between the processor, memory, input and output devices. और तीसरे में लिखा हुआ है the unidirectional bus carries the signals related to the memory addresses between processor and memory. अब आप मुझे बताएं कौन सी डिस्क्रिप्शन कौन सी बस की इसमें से मौजूद है? सर एड्रेस वाली आखिरी वाली है। ठीक है, उसको यूनिडायरेक्शनल भी लिखा और उसमें साफ साफ एड्रेसेस की भी बात हुई। ठीक है, कंट्रोल वाली पहली वाली और डेटा वाली हाँ, क्योंकि दूसरी। उसमें कोऑर्डिनेशन का वर्ड आया, तो कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल करने के लिए या कोऑर्डिनेट या कंट्रोलिंग वाले सिग्नल्स कंट्रोल बस के थ्रू जाते हैं, और डेटा बस अपने अंदर जो है डेटा के रिलेटेड सिग्नल्स को ले जा रहा होता है, जो कि प्रोसेसर से मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस में जा भी रहे होते हैं और आ भी रहे होते हैं। ठीक है ना? अच्छा, हाँ, ये सवाल अभी मैं आपको टॉपिक और करवाता हूँ। फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल, उसके स्टेप्स को नंबरिंग करने को कहा हुआ है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये हम करते हैं। ये समझे कि ये टॉपिक मैं आपको डायरेक्टली सवाल से ही समझा रहा हूँ, क्योंकि है ही सवाल, ये टॉपिक ऐसा कि जिसमें इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं। उन्होंने कहा सेक्शन ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज शोन बिलो। अब इसमें दो कॉलम है अली, एक एड्रेस का कॉलम है और एक कंटेंट्स का कॉलम है। अच्छा, क्या कह रहे हैं आगे वो हमें? द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन 1000001 आर टू बी रेड। ठीक है, वो कह रहे हैं कंटेंट्स जो हैं उनको रीड किया जाना है। कौन सी वाले कंटेंट्स को? किस लोकेशन वाले कंटेंट्स को? जिस लोकेशन का एड्रेस है 1000001, दे आर टू बी रेड, उनको रीड किया जाना है, यानी उनको फेच किया जाना है, उनको एक्सेस किया जाना है। अच्छा, ये कहकर हमें क्या करने को कह रहे हैं वो? शो द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर एंड द मेमोरी डेटा रजिस्टर ड्यूरिंग द रीड ऑपरेशन। अब आप मुझे बताइए इसको देखते हुए पहले वाले पार्ट में कि हम MAR में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे वैल्यू? MAR में हम ये वैल्यू MAR में लिखेंगे या MDR में लिखेंगे? इन दोनों बॉक्सेस में ये से MAR, ये MAR MAR। में, यानी क्योंकि उन्होंने हमें लोकेशन की एड्रेस साफ साफ बता दी कि कंटेंट्स को रीड किया जाना है, लेकिन किस लोकेशन से? लोकेशन के की का एड्रेस ये है, तो हमने इसको उठा के MAR में लिख देना है 1000001, और इसके अगेंस्ट टेबल में इसके अगेंस्ट देखेंगे डेटा के कॉलम में जो वैल्यू इसके अगेंस्ट होगी दैट विल बी कॉपीड इन द MDR रजिस्टर। अब मुझे बताएं टेबल में देखते हुए कि एड्रेस वाले कॉलम में 1000001 के अगेंस्ट कौन से कंटेंट्स की वैल्यू है जो हम MDR में कॉपी कर देंगे? सर 01010001। यानी सेकंड वाला 01010001। ठीक है, ये वाला उठ के चला जाएगा MDR में। इसी तरह से फिर उन्होंने इसी तरह का एक सवाल है बी पार्ट में कहा द वैल्यू 0111101 is to be written into the memory location। मेमोरी लोकेशन के बाद लोकेशन का एड्रेस बताया। शो द कंटेंट्स ऑफ MAR एंड MDR। अब आप जल्दी से बता दें इन दो वैल्यूज में से कौन सी MAR में जाएगी और कौन सी MDR में जा रही हो? तो पहली वाली MDR में जाएगी, दूसरी वाली MAR में जाएगी। बिल्कुल सही है। तो इस तरह के भी सवाल MAR और MDR से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, फिर इसी के आगे उन्होंने कहा कि शो एनी चेंजेस टू द कंप्यूटर मेमोरी फॉलोइंग द रीड एंड राइट ऑपरेशंस इन पार्ट A1 एंड पार्ट A2। वो कह रहे हैं कि पार्ट A1 और A2 के बाद जो चेंजेस आई उनको आप इस टेबल में कंप्लीट कर दें। तो आप ये बताएं कि कौन से वाले में चेंज आई थी? अगर हम ऊपर बात करें तो ऊपर वाले A1 में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जो लिखा था हमने तो एज इट इज सिर्फ यहाँ कॉपी किया था। सेकंड वाले पे अगर आप गौर करो लोकेशन पे 1000110, ठीक है, इस एड्रेस के अगेंस्ट कंटेंट्स में कुछ लिखा हुआ था? नहीं। नहीं था। यानी हमने जो यहाँ पे अभी नीचे कॉपी किया MDR में वो इस टेबल में भी एक्चुअली कॉपी होगा, तो वो एक चेंज आप यहाँ पर
इधर भी मेंशन कर दोगे इसके सामने, इस टेबल में। बस ये 1 नंबर का ये काम करना है। फिर वो कह रहा है कि नेम 3 अदर रजिस्टर्स यूज इन द कंप्यूटर्स, 3 रजिस्टर्स के नाम सिर्फ बताने हैं इसमें। अच्छा, फिर उसके बाद वो कह रहा है, हाँ, प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर, और आपका जो है वो करंट एक्यूमुलेटर, इंस्ट्रक्शन, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ठीक है, और और आपका मेमोरी एसीसी, एड्रेस रजिस्टर। हाँ, इसका नहीं, जो जो यूज होगा उनका तो नाम नहीं लेना। एसीसी होगा और सीआईआर होगा और बिल्कुल। पीसी अच्छा, द होगा। कंट्रोल यूनिट का यहाँ पे फंक्शन पूछ रहे हैं, और उसके बाद ये फेच एग्जीक्यूट साइकिल की स्टेजेस का नाम पूछ रहे हैं, ये हमने अभी नहीं पढ़ा। हाँ, इमीडिएट एक्सेस स्टोर, ये दूसरा नाम है अली। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को दूसरा नाम इमीडिएट एक्सेस स्टोर भी दिया जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला आप ट्राई करोगे, या मैं सोच रहा हूँ पहले मैं फेच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल पढ़ा दूँ, क्योंकि फिर इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हम करने के काबिल हो जाएंगे। तो हम मेन टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, फेच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल भी पढ़ लेते हैं। जी अली, अब देखिएगा बेटा, पहली बात तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये साइकिल किस चीज़ का साइकिल है, जिसके अंदर फेचिंग होती है सबसे पहले, यानी इंस्ट्रक्शन को उठा के लाया जाता है मेमोरी से। जब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन उठा के लाई जाती है तो उसको पहले डी कोड किया जाता है, और डी कोड करने के बाद उसके ऊपर एग्जीक्यूशन होती है, उसको अप्लाई किया जाता है, उसको रन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये स्टेप्स देखने होते हैं, पढ़ने होते हैं और याद करने होते हैं कि सबसे पहले फेचिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या किस किस सीक्वेंस में क्या क्या स्टेप्स हुए, फिर डिकोड कैसे हुआ और एग्जीक्यूट, ये ओवरऑल मिलाकर इस पूरे प्रोसेस के 5 से 6 स्टेप्स हैं। तो आमतौर पर पास पेपर में जो सवाल आते हैं इस टॉपिक में से, वो 2-3 तरह की वेरिएशंस में आते हैं। एक तो जैसे अभी एक सवाल हम करते करते रुक गए, कि जिसमें वो स्टेप्स खुद मेंशन कर देते हैं, और मगर रैंडम ऑर्डर में मेंशन कर देते हैं, शफल करके दे देते हैं, और आपने उसकी सिर्फ सीक्वेंस को नंबरिंग करना होता है कि ये नंबर 2 स्टेप है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, ठीक है। दूसरी सूरत ये भी हो जाती है बाज दफा कि वो सारे भी शायद आपसे लिखवा सकते हैं, सारे वैसे कभी लिखवाए नहीं, कभी आपसे वो फर्स्ट 3 या लास्ट 3 भी पूछ सकते हैं, इस तरह से भी आ जाता है, ठीक है। या एक दो दफा ऐसे भी आया है कि उन्होंने फ्लो चार्ट की शक्ल में दे दिया पूरा प्रोसेस, और फ्लो चार्ट आपको पता है जिसमें शेप्स यूज हुई भी होती है, लेकिन उन्होंने एम्प्टी शेप्स दे दी, और साथ उन्होंने वो फेच डिकोड एग्जीक्यूट वाले सारे स्टेप्स जो थे वो लिख के दे दिए, और फिर फ्लो चार्ट में हमें उसमें से उठा उठा के एज पर द सीक्वेंस वहाँ पे उनकी नंबरिंग करनी थी, कि अच्छा नंबर 1 यहाँ पर, नंबर 2 यहाँ पर काम हो रहा है, इस तरह से। खैर, अच्छा पहले ये पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस बाय परफॉर्मिंग द फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल के थ्रू वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है सीपीयू। सीपीयू फेचेस एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी, जैसे इसके नाम से ही ऑब्वियस हो रहा है कि इंस्ट्रक्शन सबसे पहले फेच होती है। फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल में सबसे पहले फेच का वर्ड है, तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन सीपीयू लाता है, कहाँ से लाता है, फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी से लेकर आ रहा होता है। फिर इस इंस्ट्रक्शन को डी कोड किया जाता है, कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, इनटू एन ऑप कोड एंड ऑपरेंट। ये भी मैं बताता हूँ कि ऑप कोड और ऑपरेंट का डिफरेंस क्या है। अच्छा, फिर उसके बाद जब ये कन्वर्ट हो जाता है, डी कोड हो जाता है, तो फिर इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा दिया जाता है, और ये पूरा साइकिल जो है ये रिपीट होता रहता है, और उसके बाद फिर वापस से ये स्टेप्स जो है वो रिपीट हो जाते हैं, जब इसका नाम साइकिल कहलाता है। अब तक आपने जितने भी साइकिल्स पढ़े साइंस में या किसी भी चीज़ में, तो उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है कि वो स्टेप्स क्योंकि कंटिन्यूटी में जब पहले से लेकर तीसरे या पांचवें जो भी आखिरी स्टेप है वहां तक पहुंचे, तो वो साइकिल वही फिर वापस उसी लूप में शुरू हो गया, इसीलिए इसको भी साइकिल कहा जा रहा होता है।
अच्छा, ऑप कोड क्या है? ऑप कोड शॉर्ट फॉर्म है ऑपरेशन कोड की। ठीक है, ये क्या चीज है ये समझ लें, ये वो इंस्ट्रक्शन का हिस्सा है जो प्रोसेसर को बताता है कि क्या एक्शन लिया जाना है। ठीक है, और ये एक यूनिक कोड होता है, और ये किस फॉर्म में होता है अगर आप पूछेंगे तो ये मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में होता है। ठीक है, क्या होता है ये ऑप कोड? शॉर्ट फॉर्म है ऑपरेशन कोड की। ये वो इंस्ट्रक्शन है जो कि प्रोसेसर को बताती है कि कौन सा एक्शन लिया जाना है। ठीक है, जबकि ऑपरेंड की अगर हम बात करें, ऑपरेंड जो है वो बता रहा होता है, मेंशन कर रहा होता है कि डेटा क्या है और मेमोरी लोकेशंस क्या है जहां पर ऑप कोड ने अप्लाई होना है। यानी क्या काम किया जाना है, ये मिलता है ऑप कोड में। और ऑपरेंड बताता है कि जो काम किया जाना है उसकी लोकेशन उस डेटा की और मेमोरी की है क्या। यानी फॉर एग्जांपल घर वालों ने कहा कि आज आपने जो है वो मेरे एक दोस्त को कराची के एरिया से लेकर अपने घर आना है। ये तो है ऑप कोड, ये काम है कि व्हाट टू डू। ठीक है, और ऑपरेंट क्या है कि आपको साथ ये बताया जाए कि दोस्त को आपने कराची के किस एरिया के किस हाउस नंबर से या सोसाइटी से या अपार्टमेंट नंबर से पिक करना है, और किस रूट से होते हुए आपने घर का आपकी लोकेशन क्या है उसको लेकर आना है, और दोस्त कौन सा है, यानी डेटा इटसेल्फ भी, और डेटा को जहां से लेकर आना है उसकी भी लोकेशन। ये सब ऑपरेंड है, और क्या काम करना है दैट इज द ऑप कोड या ऑपरेशन कोड। ठीक है, तो ये दोनों चीजें किसी स्टेज पर होती हैं? ये दोनों चीजें डी कोडिंग वाली स्टेज पर होती हैं। अच्छा, अब जरा डायग्राम्स को भी देख लेते हैं कि इस डायग्राम की तो इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है, हम जरा स्टेप्स पे पहले चलते हैं। फेचिंग के अंदर 3 स्टेप्स लिखे हुए हैं। द मेमोरी एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी फेच्ड इज स्टोर्ड इन द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। सबसे अब सारी चीजें वही यूज होंगी जो टर्मिनोलॉजीज आपने पीछे पढ़ी, सिर्फ सीक्वेंस पे और किस सीक्वेंस पे क्या काम होना है बस वो आपने गौर करना है और समझना है। सबसे पहला काम फेचिंग जब शुरू होती है कि इंस्ट्रक्शन को लेकर आया जाए ताकि उसको डीकोड करके एग्जीक्यूट करवाया जाए, तो ये प्रोसेस सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है कि जब मेमोरी एड्रेस उस इंस्ट्रक्शन का जिसको लाना होता है वो स्टोर करवा दिया जाता है एड्रेस MAR में। ठीक है, एंड इज सेंट डाउन द बाय द एड्रेस बस। ठीक है, यानी जिस भी इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम होना है वो इंस्ट्रक्शन किस एड्रेस से जाके लानी है वो मेमोरी एड्रेस में उसका एड्रेस जो है वो स्टोर हो जाता है। फेचिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। नंबर 2, डेटा या इंस्ट्रक्शन, द डेटा एंड और इंस्ट्रक्शन एट द मेमोरी एड्रेस इज ट्रांसफर्ड बैक टू द CPU, वो लाकर CPU के हैंड ओवर किया जाता है वाई द डेटा बस के थ्रू, वेयर इट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी डेटा रजिस्टर। यानी पहले MAR से लोकेशन पता चली, MAR से जो लोकेशन पता चली वहां से डेटा उठाया और लाके CPU को दे दिया। फिर ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं, अब ऑलमोस्ट यहाँ पर सेकंड पॉइंटर में ही ऑलमोस्ट फेचिंग वाला काम हो चुका है, ऑलमोस्ट आपको अंदाजा हो गया होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहला स्टेप ये कि जिस इंस्ट्रक्शन पे काम किया जाना है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस MAR में स्टोर किया जाता है। जब एड्रेस की कंफर्मेशन हो गई और वो MAR में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर हो गया तो वहां से डेटा को उठाकर यानी एक्चुअल कंटेंट को उठाकर लाके CPU के हैंड ओवर किया जाता है। तीसरा पॉइंट फेचिंग में क्या लिखा हुआ है? द इंस्ट्रक्शन इज कॉपीड। कौन सी इंस्ट्रक्शन? जिसका सबसे पहले एड्रेस MAR में रखा था, फिर वो इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ लाके CPU को दी गई। तो फिर अब उस CIR का काम आ गया जिसके बारे में हमने अब तक ये पढ़ा था कि जिस करंट इंस्ट्रक्शन पे काम होना होता है वो CIR में स्टोर होती है, कॉपी होती है। वही तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है, द इंस्ट्रक्शन इज कॉपीड इनटू द CIR एंड द प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट्स। प्रोग्राम काउंटर हर दफा जब एक नई इंस्ट्रक्शन आती है तो वो +1 हो जाता है कि अब हर हर दफा, ताकि वो एक काउंट मेंटेन भी अपने अंदर कर सके जब भी उसका नाम प्रोग्राम काउंटर है। फेचिंग वाला स्टेप समझ आ गए? अली कोई कंफ्यूजन है तो पहले ये पूछ ले फिर ताकि हम आगे चलें। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, डी कोडिंग में क्या हो रहा है? डी कोडिंग में पहली बात क्या लिखी हुई है? द इंस्ट्रक्शन इन द करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर तक तो इंस्ट्रक्शन पहुंच गई थी जो CIR में लाके रख दी गई थी, उसको डी कोड किया जाएगा। कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट करेगा। किन दो फॉर्म्स में कर देगा? ऑप कोड और ऑपरेंड में। ऑप कोड मैंने आपको बताया कि ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिसमें जिससे ये पता चलता है कि व्हाट टू डू, और ऑपरेंड उसका वे आउट होता है कि कहाँ से लाना है, क्या करना है, वो सारा ऑपरेंड तो इन दो फॉर्म्स में डी कोड कर दी जाती है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलें।
तो एग्जीक्यूशन वाली स्टेज आ गई हमारे पास। एग्जीक्यूशन के अंदर देखें, द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय द ALU एंड द ऑप कोड इज परफॉर्म्ड अपॉन द ऑपरेंड। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाया ALU नाम के कंपोनेंट ने CPU के, और वो जो ऑप कोड था, यानी वो जो व्हाट टू डू वाली चीज थी, वो परफॉर्म हो गई। कहाँ पे परफॉर्म हो गई? जो भी ऑपरेंड दिया गया था कि इस लोकेशन पे जाके ये काम करना है, एग्जीक्यूशन हो गई। फिर रह गया रिजल्ट वाली चीज। द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर और रिटर्न इनटू अ मेमोरी लोकेशन विद इन द मेमोरी। जो रिजल्ट है वो या तो एक्यूमुलेटर में फीड कर दिया जाएगा या मेमोरी लोकेशन पे ले जाकर मेमोरी के हवाले कर दिया जाएगा। अच्छा, अब मैं वो सवाल निकाल लेता हूँ जिसमें सीक्वेंस हमें लिखना था, ताकि आपको साथ साथ अच्छे से आइडिया हो जाए कि इसके क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे होते हैं। ये वाला ये आपको मैं देखने का स्क्रीन शेयर कर दूं, भी थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप इसको सोचें और फिर मुझे नंबरिंग बताइएगा कि आपके ख्याल में कौन से ऑर्डर में ये काम करते हैं। यानी फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल की जो अभी अभी हमने स्टेजेस पढ़ी, तो आप जरा देख के बताइए, अभी आपके सामने शो हो जाएगा कि ये किस ऑर्डर में काम करते हैं। ब्लैक स्क्रीन आ रही है या शो हो गया है अभी? सर ब्लैक स्क्रीन। है ना, पता नहीं क्यों। एक मिनट। सर अभी भी ब्लैक स्क्रीन। अच्छा, एक मिनट देखिए। अब आपको शो हो जाएगा। चलिए इसको देखें जरा, अपने पास नंबरिंग नोट कर लें, फिर मैं आपसे पूछता हूँ 2 मिनट बाद।
सर शायद 1 के बाद 02 होगा, वो होगा अच्छा, आपने आपका देख लिया? हाँ, मुझे बताइए आपको स्टेप नंबर 2 कौन सा लग रहा है, वो पढ़ के बताएं उसका नाम। 1 के 2 स्पेसेस के 1 स्पेस बाद पढ़ दो the आप मुझे। address the address contained in the PC is copied to the MAR via the address bus. यानी नीचे से कौन सी लाइन आप कह रहे हो? 1 के एड्रेस 1 स्पेस। कंटेन्ड इन द पीसी, ये वाला कह रहे हो? जी जी जी। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, नंबर 3 के बारे में बताएं, कौन सा लग रहा है आपको? वो वाला सबसे ऊपर वाला। सबसे ऊपर वाला, द इंस्ट्रक्शन इज देन कॉपीड, ये आप कह रहे हो कि नंबर 3 है? नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये नहीं। सोच कर आराम से देखना। ये सॉरी, इसके इसके बिल्कुल ऊपर वाला, द एड्रेस कंटेन इन द पीसी इज कॉपी टू द एमएआर। इसके फौरन ऊपर वाला जो है 1 के नीचे, वो 3 है। पढ़ो, कौन से को 3 कह रहे हो? द एंटायर इंस्ट्रक्शन इज देन कॉपीड फ्रॉम द एमडीआर एंड अच्छा, प्लेस्ड बल्कि इन आप दिस। मुझे ये सबसे पहले दोबारा बताओ कि आपने 2 किसको कहा था? 2 को 2 1 वाला के, पॉइंट पढ़ो। द एड्रेस कंटेन इन द पीसी इज हाँ, 2 कॉपीड आपने टू द बिल्कुल एमएआर। सही कहा था, सही है। 2 में ये हो रहा है कि एड्रेस जो कि पीसी में था वो एमएआर के हवाले किया जा रहा है वाया एड्रेस पर। 2 ठीक हो गया। अब थर्ड बताओ, कौन सा बोल रहे हो? The entire instruction, जो 2 के बिल्कुल ऊपर है, the entire instruction is then copied from the MDR and placed in the CIR. नहीं, ये 3 नहीं होगा। 3 होगा अली, जिसमें लिखा हुआ है द इंस्ट्रक्शन इज देन कॉपीड फ्रॉम, ये देखो कहाँ पर है, द इंस्ट्रक्शन इज देन कॉपीड फ्रॉम, यानी जो पहला पहला है, ये तीसरा वाला स्टेप है एक्चुअली में, जिसमें वो कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन इज देन कॉपीड फ्रॉम द एम। देखो, 2 वाले में तो आप खुद कहाँ तक छोड़ कर आए हो, ये देखो जरा। 2 वाले में कहाँ तक गई थी, क्या लिखा था? कॉपीड टू MAR, यही कहा था ना, इसी वाले को आपने 2 कहा था। तो 2 जी से अगला स्टेप जो है वो यहीं से MAR से फिर आगे चलेगा। और 3 में क्या लिखा हुआ है? द इंस्ट्रक्शन इज देन कॉपीड फ्रॉम द MAR, लोकेशन इन द MAR एंड इज प्लेस्ड इन द MDR। क्यों? क्योंकि MAR और MDR का ये लिंक है कि जब लोकेशन आ जाती है MAR में, तो फिर उस लोकेशन से डेटा यानी कंटेंट उठा के लाया जाता है, या अगर सेव करवाने हो तो वहाँ प्लेस करके आया जाता है। तो ये वाला जो है ये आपका पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, जो कि लिखा हुआ है सबसे पहले। सर और फिर। इसकी इसकी लॉजिक ये है कि आपने 2 बिल्कुल सही बताया था। 2 आपने बताया था, द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इफ एनी इज प्लेस्ड इन द, ये वाले को बोला था ना आपने? नहीं, द जी वैल्यू ऑफ इन द पीसी इज देन इंक्रीमेंटेड, नहीं 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 सॉरी, नहीं, द 2 एड्रेस है। कंटेन्ड इन द पीसी इज कॉपीड टू द MAR वाया द एड्रेस बस, यही सेकंड कहा था आपने, जो कि बिल्कुल जी सही जी। कहा था कि MAR तक आप पहुंचा आए थे। अब MAR में आ जाने के बाद वहां से MDR में डेटा या कंटेंट जाएगा। तो ये 3 हो जाएगा। 3 क्लियर हो गया? कौन सा है आपके ख्याल में तो मैंने अभी सर आपको फिर, बताया, समझ आ सर गया? 3 वैसे ये नहीं होगा, the address कौन सा? part of the instruction if any is placed in the MAR. नहीं, ये आगे जाके अभी आएगा, जब वो आएगा नंबरिंग फिर मैं बताऊंगा ये कौन से स्टेप पे ये वाला काम होता है। अभी आप मुझे फोर्थ बताने का सोचो, और अब आप दोबारा से सोचो, क्योंकि आपका अगर एक स्टेप आपने गलत बताया है सीक्वेंस में, तो इट मीन उसकी वजह से बाकी भी हिले होंगे अपनी जगह से नंबरिंग ना। तो अब जब आपका 3 वाला चेंज हो गया है, यानी मैंने कुछ और बोल दिया अब आपको, तो आप बाकी भी जरा आपने रिव्यू कर लो कि 4 कौन सा होगा, 5, 6, 7। सर अब 4 आप ये सोच, वाला होगा, the entire बोले। instruction is then copied from the जी MDR जी, बिल्कुल सही and है, क्योंकि placed in the इससे पिछले CIR. में हम MDR तक की बात हो गई थी, तो अब पूरी इंस्ट्रक्शन कॉपी होगी MDR से और लाके रख दी जाएगी CIR में। क्यों? क्योंकि अब वो रेडी टू बी प्रोसेस होगी। बिल्कुल सही है, ये फोर्थ हो गया। अब आप सोच के बताएं तसल्ली से कि फिफ्थ कौन सा होगा। Sir, the PC program, the instruction is finally decoded and is then executed, I think. ये 5 हो कौन गए। सा कह रहे हैं आप? सेकंड वाला जो है, the instruction is finally decoded and then executed. नहीं, ये अभी एक स्टेप के बाद आएगा, अभी एक चीज बीच में और होनी है। फिर ये छठा है जिसको आप अभी पांचवा बोल रहे हो, ये तो छठा ये इन सेकंड लास्ट है। इससे अच्छा पहले होगा द एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इफ एनी इज प्लेस्ड इन द MAR, ये होगा पांचवा। फिर अब वो आएगा जिसको आप पांचवा बोल रहे थे,
द इंस्ट्रक्शन इज फाइनली डिकोडेड एंड इज देन एग्जीक्यूटेड। ये हो गया छठा, सही है। और सातवां और आखिरी कौन सा बचा? द प्रोग्राम काउंटर the value in the कंटेन्स द PC. एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यानी अब एक क्योंकि एग्जीक्यूशन हो गई, छठे तक एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई थी, सेवंथ समझ लें वो लूप दोबारा शुरू उसमें हो चुका है सेवंथ वाले स्टेप में। द प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। अब पिछले का काम तो छठे नंबर स्टेप तक हो चुका था, अब अगले का एड्रेस पीसी में लाके कॉपी हो गया। ये नेक्स्ट साइकिल की बिगिनिंग यहाँ से शुरू हो गई है, सेवन स्टेप एक तरह से लूप में चल पड़ा है। लास्ट वाला नहीं होगा 7? लास्ट वाला कौन सा? द वैल्यू इन द पीसी, हाँ इंक्रीमेंट बाय 1 भी होगा, ये है इसमें इंक्रीमेंटेड सो दैट इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। और जो मैंने बोला वो कहाँ पर है? वो 1 ही है ना, फिर उसके बाद हाँ फिर फिर वो वापस से बना जाएगा, ठीक है, वो लूप में शुरू हो जाएगा, बिल्कुल सही है, डन हो गया। अब आपको मैं कुछ पेजेस बताऊंगा इसके जो आप कर सकते हो, तो ये आपने फिर जो है वो करने होंगे। मैं आपको अभी क्लास हम एंड कर रहे हैं, थोड़ी देर तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर या पेज नंबर, ये जो मैंने P1 वाला डॉक्यूमेंट भेजा है इसमें से आप फिर करिएगा इसके, ठीक है? सर मेरे पास ये नहीं है। नहीं मैंने अभी भेजा, मैंने ग्रुप बनाया है जिसमें मम्मा वाला नंबर और आपका अपना पर्सनल नंबर ऐड किया है, उस पर मैंने भेज दिया है। और क्या कहते हैं, अभी है मोबाइल आपके पास? आना तो चाहिए। जी मैं मोबाइल पे हूँ। अच्छा, तो ये आपको मैंने भेज दिया है। अब इसमें से सिर्फ हमारा एक टॉपिक जो है वो रह गया, वो मैं बताता हूँ कौन सा रह गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ कंप्यूटर। बस वो हम अगली क्लास में करके हमारा 3.1 यानी सीपीयू की परफॉर्मेंस कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो, और एक इंस्ट्रक्शन सेट और एम्बेडेड सिस्टम, ये बस रह गया हमारा इसमें से। फिर 3.1 यानी नेक्स्ट क्लास में 3.1 सेक्शन हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है? सही सर। चलो, और मुझे वो आपने सूडो कोड वाला भेजना है, सिनेरियो बेस्ड, जितना भी हो जैसा भी हो ट्राई करिएगा, ठीक है? सर मैं भेजता हूँ। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।